Hello APPS students. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पेपर पैटर्न, जो कि है बात करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर का पेपर पैटर्न आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। सो ये जो पेपर है ये आपका स्किल लेवल का पेपर है, यानी कि यू आर इन द इंटरमीडिएट ग्रुप नाउ। सो अप्लाइड स्किल लेवल का पेपर है। इनका एम जो है is to develop the knowledge and skills to understand and apply the IFRS accounting standards and the conceptual framework in preparing the financial statements of entities, including the group entities. So आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको नॉलेज जो कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर्स कंप्लीट किया है, तो आपका नॉलेज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है वो यहाँ पे आपको और हेल्प करेगा टू ग्रो अप, टू स्किल अप एंड टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। जो अपने पहली अंडरस्टैंडिंग है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने कवर किए थे, उनको आपको अप्लाई करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अभी फ्रेमवर्क बनाया गया है टू गेट द आइडिया अबाउट एग्जैक्टली हमें प्रिपेयर किस तरह से करना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो एंटिटीज के हो सकते हैं एंड ग्रुप एंटिटीज के हो सकते हैं। सो ग्रुप एंटिटीज कंसोलिडेशन आपको करना होगा, प्लस एनालिसिस एंड इंटरप्रेट दोज स्टेटमेंट्स। सो एनालिसिस का पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एंड उसका इंटरप्रिटेशन भी आपको आना चाहिए। इट ऑल्सो अज्यूम्स नॉलेज फ्रॉम द अर्लियर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर एज अ फंडामेंटल और अ फाउंडेशनल, बिकॉज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने सीखा है, जो अपने ILC या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े हैं, उनका आपको नॉलेज यूज करना है। वहां पे आपने कहीं पे रिपोर्टिंग नहीं किया होगा, बट दिस इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वहां आपने सीखा कि अकाउंटिंग कैसे करना है, अब यहाँ पे आपको सीखना है कि अकाउंटिंग को करने के बाद एक्चुअली में रिपोर्टिंग कैसे करनी है, एंड दैट्स व्हाट द सब्जेक्ट नेम इज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्मेट की। चलिए तो एग्जाम फॉर्मेट में आपका जो ड्यूरेशन होगा वो रहेगा 3 आवर्स का। चलिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में पहले आपको 2 सेक्शन आते हैं। नाउ यू आर अपग्रेडेड, आप स्किल लेवल में आ चुके हो, सो आपके पास टोटल 3 सेक्शन आएंगे, जिसमें सेक्शन ए विल बी द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि OT क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, जबकि FAQ MCQs, OT क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स इच, दैट इज और 30 मार्क्स, यानी कि 30% विल बी एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। सेक्शन बी विल बी द सिनेरियो बेस्ड OT क्वेश्चंस या आइटम सेट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो दैट इज एज लॉन्ग एज जो आपने पहले भी किया हुआ है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कुछ क्वेश्चन आपने किए थे, तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। आपको 3 केस स्टडी सिनेरियो दिए जाएंगे, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 केस मल्टीप्लाइड बाय 5 क्वेश्चन। तो एक केस में आपको 5 क्वेश्चन होंगे, तो 15 क्वेश्चन होंगे एंड उनके होंगे 30 मार्क्स। सो दैट विल कवर अराउंड 30 मार्क्स, सो इट इज 30%। देन सेक्शन सी होगा आपका, दिस वन इज द न्यू इंपॉर्टेंट वन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज या लॉन्गर रिटर्न क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ज्यादा फोकस होगा। 2 केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग टाइपिंग क्वेश्चन होंगे, रिटर्न क्वेश्चन से 20 मार्क्स ईच। 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स, दैट इज अराउंड 40 मार्क्स। सेक्शन सी, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स यानी कि लॉन्गर रिटर्न क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टिपिकली आपको रिटर्न क्वेश्चन होंगे, देयर में भी कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेज आपको देने पड़ेंगे, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, वो हो सकते हैं। टोटल 2 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, दैट इज अराउंड 40 मार्क्स, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। यहाँ पे आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उनके लिए। टोटल इस तरह से आपका 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा एंड यू हैव टू ऑब्टेन, दैट इज जनरली हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन पेपर में वही होगा, आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 50 मार्क्स लाने हैं। ऑब्वियसली द मोड विल बी कंप्यूटराइज्ड, फुली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपको डिजिटल टूल्स भी दिए जाएंगे, जस्ट फॉर स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर विल बी देयर।
चलिए अब बात करते हैं मेन, जो कि है मेन सिलेबस एरिया, कि कौन सा सिलेबस आपको कवर करना है, व्हाट द एग्जैक्टली द सिलेबस इज फॉर 25-26. सो द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन सेक्शंस. आपको 5 मेन सेक्शंस पढ़ने हैं, 5 मेन सेक्शंस, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है द कंसेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सबसे पहले आपको समझना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना है तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक डिजाइन होनी चाहिए कि आपको अकाउंटिंग किस तरह से करना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं. द नीड फॉर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होंगे. द नीड फॉर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, मेजर किस तरह से करना है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सेटअप कैसे करने हैं, जो आपने स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, IFRS पढ़ने हैं, उनका किस तरह से आपका सेटअप होने वाला है, एंड ग्रुप कंसेप्ट समझने वाला है कि ग्रुप का क्या कंसेप्ट होता है, होल्डिंग सब्सिडी का क्या कंसेप्ट है. आपको की कंटेंट अगर प्रोवाइड करे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दी व्हाई द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जिस्ट, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों है, द फ्रेमवर्क बिहाइंड द स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड जो बने हैं उनके पीछे क्या एग्जैक्टली फ्रेमवर्क सेट हुआ है, तब जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं. तो ये आपको समझना है, द फाइनेंशियल एंड कंसेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. देन अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपने जो ऑलरेडी पढ़े हुए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर था उसमें कवर किया था आपने. कौन कौन से ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जो आपने कवर करने हैं, जिसमें टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स, impairment of assets, inventories या biological assets, then financial instruments, leases, provisions, events after reporting period, taxation, revenue recognition, government grants, foreign currencies, ये सारे ट्रांजेक्शन आपने पहले भी देखे थे. तो अब इसमें कुछ नया करना है आपको, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने हैं, किस तरह से रिकॉग्निशन करना है, कैसे मेजरमेंट करना है, कुछ किसी में डी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत हो, तो ये सारे ट्रांजेक्शन को रिपोर्टिंग किस तरह से करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू अ वाइड एरे ऑफ ट्रांजेक्शंस. आपको अप्लाई कैसे करना है, यानी कि द रिपोर्टिंग पर्पस यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिपोर्टिंग पर्पस. देन सेक्शन सी इज फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिंगल एंटिटी प्लस अ ग्रुप एंटिटी. सो अब आपको ना एनालाइज करना है प्लस इंटरप्रेट भी करना है, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसी सिंगल एंटिटी का भी हो सकता है एंड ग्रुप एंटिटी, यानी कि ग्रुपिंग कंपनीज है, सब्सिडी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, उनके एंगल से भी आपको फाइंड आउट करना है कि किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से हमें इंटरप्रेट करना है. जिसमें मेजर टॉपिक्स होंगे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ लिमिटेशन है, रेशियो एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस, डिफरेंसेस फॉर एनपीओ या पब्लिक सेक्टर, उनमें कुछ डिफरेंस है, जो रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उनसे कुछ अलग तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे आपके एनपीओ और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए. एंड शेयर होल्डर्स का एनालिसिस भी करना है कि शेयर होल्डर को क्या चाहते हैं, क्या उनका क्या किन नंबर से उनको फर्क पड़ता है, एक्चुअली व्हाट दे एक्चुअली नीड, मेकिंग सेंस ऑफ द नंबर्स, व्हाट दे मीन टू यूजर्स, कि एग्जैक्टली आपको पता करना है कि ये जो नंबर्स आपके हर बार कहीं ना कहीं नंबर्स आपने यूज किए होंगे each and every time, because it is a financial accounting or financial reporting, you have to mention every number, every transaction has a number, 10,000, 1 lakh, 2 lakh, whatever the number is. So आपको नंबर्स का सीन समझना है कि एग्जैक्टली नंबर्स क्या कर रहे हैं और उनका क्या मतलब है इन द बिहाइंड रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, इस तरह से एनालाइज करना है कि नंबर्स आप सामने वाले को बता सके हो, सामने वाला दैट मींस द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देन फोर्थ वन इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब आपको एक्चुअल में प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी ऑफ द सिंगल एंटिटी और दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि कंसोलिडेटेड ग्रुप एंटिटीज हो सकती हैं, सिंगल एंटिटी या ग्रुप एंटिटी हो सकती है, जिसमें पेरेंट एंड सब्सिडी बोथ आर इन्वॉल्वड, इंक्लूडिंग द एडजस्टमेंट. ऑब्वियसली यू हैव टू एडजस्ट समथिंग. जब ग्रुप को एडजस्ट करना है, ग्रुप कंपनी को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें तो कुछ ट्रांजेक्शन को कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो एडजस्टमेंट एग्जैक्टली आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द एडजस्टमेंट दैट वी नीड टू डू व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप एंटिटी. एक्चुअल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, अज्यूमिंग यू हैव डन द अकाउंटिंग. आपको अज्यूम करना है कि आपने सारा अकाउंटिंग कंप्लीट किया है. नाउ वी हैव टू बिल्ड अप द अकाउंटिंग, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, like financial statement of financial position, statement of profit and loss. We have to make it statement of changes in equity. So they are the statements that we have to actually made. And last but not the least, employability and technology skills, जहाँ पे आपको यूज करना है डिजिटल टूल्स का, जस्ट लाइक स्प्रेडशीट्स, वर्ड प्रोसेसिंग टाइपिंग के लिए, स्प्रेडशीट फॉर कैलकुलेशंस के लिए,
फंक्शनलिटीज उनकी सीखनी पड़ेगी आपको। हो सकता है एक्सेल सीखना पड़े, एक्सेल में कुछ स्प्रेडशीट के कुछ फंक्शन सीखने पड़े, बिकॉज यू हैव टू गिव द एग्जाम बेस्ड ऑन दीज स्प्रेडशीट्स और वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर यूजिंग सीबीई टूल्स। सीबी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के टूल्स होंगे, कैलसी किस तरह से यूज करना है, स्प्रेडशीट में क्या कैलकुलेशन करना होंगे, वर्ड प्रोसेसिंग में आपको किस तरह से टाइपिंग करना है, क्या टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम अच्छे से क्लियरली दे पाओगे। स्किल्स नीडेड टू वर्क इन अ मॉडर्न अकाउंटिंग एनवायरनमेंट एंड इन द एग्जाम इंटरफेस। आपको एग्जाम से इंटरफेस से बहुत वाकिफ होना पड़ेगा इन चीजों से, अदरवाइज यू कांट गिव द एग्जामिनेशन। आप पेन पेपर लेके तो बैठने वाले हो नहीं, ठीक है, तो वहां पे आपको ये सारी स्किल्स सीखनी पड़ेगी in order to give the exam, in order to achieving upskill in your accounting career। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं की फोकस एरिया। सो एग्जैक्टली की फोकस एरिया में आपको कहाँ फोकस करना है, चलिए बात करते हैं। सॉलिड ग्राउंडिंग इन फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, जो आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स है आपके, उसमें आपका सॉलिड ग्राउंडिंग होना चाहिए। ग्राउंडिंग का मतलब आपको बहुत ही रूट लेवल से आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें जो हमने अभी तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और आईएफआरएस में पढ़ी है। यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड अप्लाई देम, नॉट जस्ट मेमोराइज। आपको सिर्फ मेमोराइज या रटना नहीं मानना है, यू हैव टू अप्लाई देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द आईएफआरएस इज टेलिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू अप्लाई देम। कंसोलिडेशंस, ग्रुप्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट, इंट्रा ग्रुप में ट्रांजेक्शन को किस तरह से करना है, क्या एलिमेंट होगा क्या एलिमेंट नहीं होगा, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। The financial statements interpretations, ratio analysis, limitations of financial statements and stakeholders, उनका भी आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपको इंटरप्रेट करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, रेशियो एनालिसिस किस तरह से करना है, एंड लिमिटेशंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। देन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल स्किल्स आपको होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू नेविगेट टू द सीबी एनवायरमेंट। सो आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम के लिए आपको कुछ डिजिटल टूल्स, स्प्रेडशीट्स, एक्सेल वर्कशीट्स, वर्ड प्रोसेसिंग सेंटर, ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग फाइल्स, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, फॉर्मेटिंग रिस्पॉन्सेज आपको रेडी होनी चाहिए, एंड स्ट्रॉन्ग लिंक एंड बिल्ड अपॉन व्हाट वी हैज और व्हाट वाज लर्नड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेवल। सो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेवल यानी कि जो नॉलेज लेवल की पेपर्स है, तो वहां पे अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो थोड़ा थोड़ा बिल्डअप किया होगा अपना नॉलेज, तो उस नॉलेज को यहाँ पे लिंक करना है, उस नॉलेज को भी यहाँ पे यूज होना वाला है, उस नॉलेज का यहाँ पे पूरा पूरा यूज होना वाला है, बिकॉज दिस इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग से पहले आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। सो एसीबी वालों ने जो भी किया है वो बहुत ही अच्छा किया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को नॉलेज लेवल में रखा है और इस वजह से स्किल लेवल में रखा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, बिकॉज नॉलेज लेवल में आपको जो भी नॉलेज गेन हुआ है उसको आपको स्किल अप करना है, यू हैव टू बी यूज दैट स्किल इन ऑर्डर टू रिपोर्ट, इन ऑर्डर टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। देन चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स की। सो प्रैक्टिस करनी है आपको कंस्ट्रक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, स्पेशली द कंसोलिडेशंस। कंसोलिडेशंस दे आर द हाई वैल्यू, हाई वैल्यू के मार्क्स वहां पे आपको कवर कर सकते हैं, हाई यील्ड एरिया है वहां पे कंसोलिडेशन। वर्क ऑन सिनेरियो क्वेश्चंस एंड लॉन्गर रिटर्न क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। एंश्योर यू कैन अप्लाई व्हाई एज वेल एज हाउ, आप एक्सप्लेन कर पाओ एग्जामिनर को कि आपने ये क्यों किया और किस वजह से किया, कैसे किया आपने, व्हाई एंड हाउ आपको एक्सप्लेन करके आना चाहिए एग्जामिनर को। Familiar with the CBE environment, exam environment, practice using digital tools, spreadsheets as required. Use ACCS official summary of changes। ACC है ना, every attempt यानी कि हर साल में एक समरी ऑफ चेंजेस लाता है, पुराने प्रीवियस ईयर में जो भी उनके मेन सिलेबस था उसमें क्या क्या चेंज आया, कुछ ऐसा कुछ चेंज आया, तो दे प्रोवाइड अ समरी ऑफ चेंजेस। सो करंटली 25-26 के लिए जो भी समरी ऑफ चेंजेस है वो आपको क्लियर करके जानिए कि आप अपडेटेड रहे टुवर्ड्स द अपडेटेड नॉलेज, जो भी आपका रिपोर्ट है, सब सिलेबस है उसके तहत वाकिफ रहे, आपको अपडेटेड रहे, और पुराना कंटेंट को आपको भूल जाना है। डोंट नेग्लेक्ट द इंटरप्रिटेशन एंड प्रोफेशनल जजमेंट। बच्चे ना अक्सर यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करते हैं कि वो लोग ना इंटरप्रिटेशन पार्ट और जो प्रोफेशनल जजमेंट देने वाला पार्ट है उसको स्किप कर देते हैं। डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, बिकॉज इंटरप्रिटेशन एंड प्रोफेशनल जजमेंट का जो क्वेश्चन होगा ना वो बहुत ही टिपिकल होगा, और वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आपको इंटरप्रिटेशन आता है और प्रोफेशनल जजमेंट आप दे सकते हो, बिकॉज
ये क्वेश्चन होगा ही ऐसा कि आपको हर जगह पे ना अपना इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, या तो प्रोफेशनल जजमेंट देना पड़ेगा कि ऐसा सिनेरियो हुआ तो हम क्या करेंगे। प्रैक्टिकल स्किल यहाँ पे इंप्रूव होगी आपकी, इसीलिए तो इसको स्किल लेवल पे रखा गया है इस पेपर को। दीज आर इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Review past exam papers and technical articles to see examiner expectation and common mistakes। ऑब्वियसली एग्जाम देने से पहले ना आपको पास्ट एग्जाम पेपर्स को भी गो थ्रू करना चाहिए कि पास्ट एग्जाम पेपर्स कैसे आए थे, उसमें क्या क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और एग्जामिनर के क्या क्या कमेंट्स थे उस पर। कुछ प्रैक्टिकल, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक थी जो स्टूडेंट्स ने की थी, वो अवॉइड करने के लिए एग्जामिनर कमेंट देते हैं, तो वो कमेंट भी आपको पढ़ने हैं। सो इन दैट वे आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाओगे। So that's it. That's it for all the paper pattern with exam format, guidance, tips, मेन सिलेबस एंड द फोकस एरिया कि कहाँ कहाँ फोकस करना है एंड किस तरह से आपको टिप्स ध्यान में रखनी है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन वेल। So thank you so much for watching and do subscribe my channel for the latest upcoming videos like this. Thank you so much.